जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो टेक्निकल हो, किसी भी पेपर में जो भी साइंस के क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले ईयर और उससे पहले ईयर, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लाया हूं। और देखिए एक क्वेश्चन जैसे सामने आपके लगा हुआ है, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है और इसके जो 4 ऑप्शन हैं उनके साथ भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो आप लोग तैयार रहिए। आज है संडे और संडे के दिन चलेगा सुपर संडे होने वाला है आज, क्योंकि हमारे पास जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी लिस्ट तैयार होने वाली है। और आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आधे वीडियो में से छोड़ के चले जाएं, तो आपको ये नुकसान हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कल का दिन जा चुका, आने वाला कल अभी बाकी है। कल का दिन जा चुका, आने वाला कल अभी बाकी है। हमारे पास दिन है आज का, चलो करते हैं शुरुआत, चलो करते हैं शुरुआत। सिर्फ हमारे पास आज का दिन है, ठीक है। हर रोज आप ये पढ़िए कि कल हमारा एग्जाम है और ये सोच के पढ़ो कि कल एग्जाम है, आज हमारे पास लास्ट दिन है, तो आपसे बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसका आंसर देंगे, क्योंकि उनको ये क्वेश्चन 3-3, 4-4 बार मैंने समझा दिया है। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया है तो एक बार वो और समझ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। और इंग्लिश वाले सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर इंग्लिश में आप पेपर नहीं बनाते हो। पूरा टेंशन मत लो, बहुत सारा मेहनत आपके लिए की हुई है। देखिए इंग्लिश में भी मैंने टाइप किया है। ऑप्शन नीचे 2 नहीं दिख रहे हैं, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून, बोल रहा है कोई एक ऑब्जेक्ट है उसे अर्थ से मून पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन और करते हैं इसका पोस्टमार्टम, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे हमें करना है। द्रव्यमान बदलता है परंतु भार उतना ही रहता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि द्रव्यमान क्या होता है और वेट क्या होता है। मास, द्रव्यमान और देखिए द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए, नोट्स बनाना मेरे साथ, ठीक है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखिए जो द्रव्यमान होता है ना, किसी चीज का जो मास होता है ना, वो किसी भी वस्तु की क्वांटिटी होती है। क्या होती है? क्वांटिटी होती है। और वेट तो वेट होता है W बराबर होता है mg। W बराबर क्या होता है? mg होता है। लेकिन जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो क्या है? स्वतंत्र राशि है, फ्री है एकदम। वो किसी पर डिपेंड ही नहीं करती है। वो किसी पर क्या होती है? डिपेंड नहीं करती है। अब देखिए, अब मैं इसको आपका एक एग्जांपल सामने से दूंगा। मैंने कहा आपने 1 किलो, आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा अंकल हमें 1 किलो सेब दे दो। अंकल ने आपको 1 किलो सेब दिए और 1 किलो सेब में 5 दाने सेब के आए। बात समझ में आई? 1 किलो आपने सेब लिए, उनका वेट 1 किलो था, लेकिन उसके अंदर सेब कितने आए? 5 सेब आए। 5 सेब आए। अब देखिए मास क्या है, जो ये क्वांटिटी है, जो ये 5 है, जो 5 है पूरे की पूरे, ये उनका क्या है? मास है। और 1 किलो उनका क्या है? भार है। अब देखो, अब 5 सेब को लेके आप जाओगे चंद्रमा पे। कहां जाओगे? चंद्रमा पे लेके जाओगे, कहीं भी लेके जाओ, आप किसी भी कोने में लेके जाओ। क्या वो 5 सेब 4 हो जाएंगे? क्या वो 5 सेब 6 हो जाएंगे? जो 5 सेब हैं वो तो हमेशा 5 ही रहेंगे, चाहे आप यहां रहो, चाहे आप उसे पृथ्वी के बाहर ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ। इसका मतलब जो उसका मास है वो तो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। बात समझ में आई? मैंने कहा जो 5 सेब हैं आप उसको चंद्रमा पे ले जाओ, वो 5 ही सेब रहेंगे, लेकिन जो उसका वेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो डिपेंड करता है जी पर। किस पर डिपेंड करता है? जी पर। और जब हम ऊपर की ओर जाते हैं जी का मान क्या होता है? घटता है। जब जी का मान घटेगा तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब आपको ये 2 चीज याद रखनी चाहिए कि जो वेट होता है वो हमेशा क्या होता है? चेंज होता है, बदलते रहता है। लेकिन जो मास होता है वो कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। कभी नहीं बदलता, ठीक है। कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, डज नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन वेट क्या है? बदलता है। क्या होता है? बदलता है। अब आप लोग ऑप्शन में देखते हैं। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। द्रव्यमान बदल जाता है। क्या द्रव्यमान बदल जाता है? गलत है। ये क्या है? गलत है। परंतु भार उतना ही रहता है। ये ऑप्शन तो पूरा क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ऑप्शन नंबर बी, भार बदल जाता है। क्या भार बदलता है? बिल्कुल बदलता है, परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। क्या द्रव्यमान उतना ही रहता है? द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या होने वाला है? सही है। ठीक है, आगे को पढ़ते हैं। भार और द्रव्यमान दोनों बदलते हैं, बिल्कुल गलत।
भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी सही था, जो इंग्लिश में लिखा है द वेट चेंज बट द मास रिमेन्स द सेम। ये कह रहा है कि जो वेट है वो चेंज होता है लेकिन जो मास है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। यही क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, पिछले 4 से 5 सालों का एक्सपीरियंस है, आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिस नहीं करने हैं, ठीक है, बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। ऐसी ऑप्शन के साथ हम खेलेंगे और क्या इसके पीछे का लॉजिक है वो भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने के नाम पर आप सिर्फ ये नोट करेंगे कि जो मास होता है कभी नहीं बदलता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भार है वो बदलता है, जो वेट है वो बदलते रहता है। इतने से नोट्स आपके होने चाहिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको तैयार करें, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है सेकंड के लोलक की काल अवधि क्या है। सेकंड लोलक, ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द लोका ऑफ सेकंड, ठीक है, लोका ऑफ सेकंड, इसे पेंडुलम बोलते हैं और इसे, ठीक है, सेकंड लोलक। अब ये सेकंड लोलक है क्या, अब मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। बचपन में सबने झूला खेला है, झूले में सभी लोग बैठे हैं। अब उसी झूले को मैं यहां पर बता देता हूं और देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितने भी मैं आपको नोट करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन पर टिक तो ऐसे ही लगा दूं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन पर टिक नहीं लगाना है, उसके पीछे लॉजिक सीखना है और एक्स्ट्रा चीजें हमें जानकारी लेनी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है सेकंड लोलक। सबसे पहले सेकंड लोलक देखते हैं कि क्या होता है सेकंड लोलक। देखिए मैं यहां पर बनाता हूं, सेकंड लोलक में बनाता हूं, ठीक है। अब देखिए हम जब झूला होता है तो यहां पर क्या होता है, एक लकड़ी लगी होती है, लकड़ी लगी होती है, ठीक है। इस पर हम बांधते हैं रस्सी, ठीक है, हम इस पर रस्सी बांधते हैं, ये हमारा हो गया झूला, ठीक है। अब ये झूला क्या करता है, ये झूला क्या करता है, कभी यहाँ की ओर जाता है, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, और फिर ये कहाँ की ओर आता है, यहाँ की ओर, ये हो गया, ये हमारा झूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, झूला हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, झूला। अब देखो इसकी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, इसकी मैं सारी बातें आपको क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। ये हमारा है पेंडुलम, ये हमारा क्या है, पेंडुलम है, ये हमारा क्या है, पेंडुलम है, ठीक है, ये हमारा है पेंडुलम, ठीक है, लोलक है। अब सेकंड लोलक का नाम से ही पता चल रहा है, लोका ऑफ सेकंड से, सेकंड मतलब यहाँ पर लिखा है सेकंड लोलक, मतलब इसका सेकंड तो 2 होता है, ये तो हमें पता है। जो सेकंड लोलक होता है उसका टाइम पीरियड तो 2 होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें जानना है, क्वेश्चन को जानना है कि ये क्या कहता है। अब देखो आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आप लोग ये बैठे हो यहाँ पर, अब झूला पहले यहाँ की ओर जाएगा, ठीक है, और फिर कुछ समय बाद यहाँ की ओर आने लगता है, फिर यहाँ पर आएगा और ये फिर यहाँ पर जाएगा, और ऐसी ही कंडीशन चलती रहेगी, झूला चलते रहता है। लेकिन झूला कब रुकता है, क्यों रुकता है, क्योंकि यहाँ पर घर्षण लगता है। लेकिन अगर आप पेंडुलम को ना लैब में करोगे, पेंडुलम को यदि आप लैब में करोगे ना, जैसे आपने क्या करा, ये पेंडुलम है, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं पेंडुलम है, आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मान लेते हैं ये हमारा पेंडुलम है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पेंडुलम है। अब आपने क्या करा, इस पेंडुलम को थोड़ा सा इतना सा ले गए और आपने छोड़ दिया। देखो पहले ये था पेंडुलम, पहले इतना था, पेंडुलम पहले कितना था, इतना था, आप इसको यूं ले गए, इतना सा ले गए, और इसके बाद आपने इसको छोड़ दिया। ये ना जिंदगी भर चलता रहेगा, ये जिंदगी भर चलता रहेगा, जितना यहां जाएगा ये जिंदगी भर चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। जब इसके सिरे पर ना यहां पर घर्षण ना हो, जब इसके यहां पर क्या हो, फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, तब ये चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, यहां पर थोड़ा फ्रिक्शन आ जाता है, घर्षण आ जाता है, इसकी वजह से रुक जाता है। जब आप देखिए, जब लैब में हम इसको प्रयोग करते हैं ना, तो देखिए लैब में वो क्या कहता है कि इसे काउंट करिए कि कितनी बार में कितना मिनट रुका। तो हम लोग क्या करते थे, इसको यहां से इतना ले जाते थे, हम इतना ही इसे खींचते थे, और ये यहां से यहां इतना ही रुकने में, इतने को हम छोड़ेंगे तो इतने को रुकने में कम से कम 1 घंटा लग जाता था। कितना घंटा, 1। अगर सोचो इसी पेंडुलम को हम इतना खींच के छोड़ते तो हमें 2 या 3 दिन लग जाते इसके रीडिंग करने में, ठीक है। ये होता है पेंडुलम। अब इसकी बातें भी हम सीखते हैं, अब इसकी बातें भी हम सीखते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, इसकी हम बातें भी सीखते हैं कि कहां क्या कह रहा है। अब देखो पेंडुलम में और क्या होता है, अब देखो हमेशा यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किस किस को पता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने सारा पढ़ाया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है, किसी भी वस्तु में मोशन के कारण, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए दोनों चीज हैं,
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर है तो यहां पर भी होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर भी होगी। अब देखो यही मेन है, क्वेश्चन पूछ लेगा पेंडुलम के, जहां पर पेंडुलम मैक्सिमम स्थिति में होता है वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब आप लोग इसको गौर से समझना, मैंने कहा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को। यदि कोई वस्तु गति में है ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक हो गया। और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो स्थितिज ऊर्जा होगी। अब क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा कहां पर होगी और सबसे कम स्थितिज ऊर्जा कहां पर होगी। देखो जब वस्तु यहां पर थी, ये थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूं, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बनाता हूं, ये रहा, ठीक हो गया। जब वस्तु यहां पर थी तो अभी रेस्ट में है, जब वस्तु स्टार्टिंग में यहां पर थी तो रेस्ट में है। अब स्टार्टिंग की बात नहीं, जब लोलक चलता है तो उस समय की बात करते हैं। हमने यहां से खींचा और यहां पर रख दिया लोलक, यहां पर रख दिया। अब यहां पर से मैंने लोलक छोड़ दिया, इसको मैंने छोड़ दिया तो ये यहां से यहां जाएगा। पहले यहां पर इसकी गति कम होगी, जैसे ये बीच पे होगा इसकी यहां पर गति सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे ज्यादा गति में होगा क्योंकि यहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, यहां पर इसकी गति सबसे ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो थी ना वो यहां पर क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। जो काइनेटिक एनर्जी थी यहां पर, जो यहां पर थी काइनेटिक एनर्जी, जो क्या थी काइनेटिक एनर्जी, यहां पर क्या रहने वाली है, मैक्सिमम रहने वाली है। जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मिनिमम। जहां पर वस्तु सबसे तेज गति में होगी, जहां पर वस्तु सबसे तेज गति में होगी, क्या वहां पर स्थितिज ऊर्जा होगी, नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी गति है वो सबसे तेज गति में है, ठीक है। इसके बाद देखिए जब ये वस्तु यहां से यहां गई, सबसे तेज गति होगी यहां पर, जब ये गई ऊपर को गई, धीरे धीरे इसकी गति कम हुई, इसकी गति कम हुई, यहां पर ये कुछ सेकंड के लिए रुकी होगी तभी तो ये बैक आई। अरे जब यहां पर रुकी होगी ये तभी तो नीचे को बैक आई होगी, अगर इसकी गति ही होते रहती तो पलट जाती है, ऐसे गोल गोल घूमती। लेकिन होता क्या है, ये जाती इसकी गति कम होती है, यहां पर इसकी गति इस प्रकार हो जाती है कि आगे को जा ही नहीं पाती। तो यहां पर पॉइंट सेकंड के लिए तो रुकी होगी, यहां पर पॉइंट सेकंड के लिए रुकी होगी तभी तो बैक आई है। तो जहां पर पॉइंट सेकंड के लिए रुक गई इसका मतलब यहां पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा है, और गतिज ऊर्जा यहां पर तो गति कर ही नहीं रही है तभी तो नीचे क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा यहां पर हो गई मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी हो गई यहां पर मैक्सिमम। अब आपको आवाज़ आने लग गई होगी, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू बीच में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको आपको नोट करना है, इसको आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। जल्दी से नोट करें, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है सेकंड लोलक की अवधिकाल क्या होती है, वो होती है 2। जो भी सेकंड लोलक होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 होता है। अब आपको एक मैं मजेदार चीज बताता हूं, देखिए यदि हमें चंद्रमा पे जाना है, यदि हमें कहां जाना है, चंद्रमा पे जाना है, तो हम कौन सी घड़ी पहन के जाएं, जो हम हाथ की वॉच पहनते क्या उसको पहन के जाएंगे, नहीं, उसे कभी भी पहन के नहीं जाना होता है। हमें कौन सी घड़ी पहन के ले जानी होती है, स्प्रिंग घड़ी हमें पहन के ले जानी होती है। कौन सी घड़ी, स्प्रिंग घड़ी हमें पहन के ले जानी होती है। क्यों पहन के ले जानी होती है मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। जब भी ये पेंडुलम का क्वेश्चन आएगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका आंसर है बी, इसका आंसर क्या होने वाला है, बी, ठीक है। अब देखिए ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पेपरों में पूछे जाते हैं, और इससे पहले साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग पढ़िए, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, ठीक है, जो जहाज होते हैं, जहाजों में समय को मापने के लिए, जो समय होता है उसे मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को तो आपको याद करना है, इसमें कुछ भी नहीं है समझाने के लिए, सीधे सीधे आपको याद करना है, जो भी
इंस्ट्रूमेंट होता है कौन सा, मेजर ऑफ टाइम, किसमें, शिप में, उसे हम बोलते हैं क्रोनोमीटर। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोनोमीटर बोलते हैं। तो सर गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सर सोनोमीटर क्या होता है, रुके रहो, आगे को सारे क्वेश्चन लिखे रहे हैं, चलो लिख लो। सोनार क्या होता है ना, ध्वनि की गति नापता है, साउंड वेव, साउंड को मेजरमेंट करता है, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति, ठीक है। ध्वनि की गति क्या है, ये कौन करता है, सोनोमीटर, ठीक है, ठीक है। स्पीड ऑफ ध्वनि मतलब साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ये आप नोट कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए क्रोनोमीटर क्या हो गया, जहां जो को नापने के जो समय नापते हैं वो किससे नापते हैं, क्रोनोमीटर से नापते हैं। ठीक है, अब देखो इसको आप जल्दी से नोट करें, इसको जल्दी से आप लोग नोट करें। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं, इनको आप याद कर लो, बिल्कुल से रट्टा मान लो, जो भी करते हो करो, लेकिन ये याद करने ही पड़ेंगे। हर किसी पेपर में पूछे जाते हैं, आर्मी का कोई भी एग्जाम हो, जीडी, टेक्निकल, ट्रेड, कुछ भी, एमटीएस, एसएससी, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा, जो हमारी सोलर एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी, जो हमारी सोलर एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा, पता है ना, सोलर एनर्जी जो प्रकाश, सोलर एनर्जी होती है जो, ठीक है, सोलर एनर्जी को रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है। ये कह रहा है जो हमारी सोलर एनर्जी है उसका हम कन्वर्ट किस में करते हैं, केमिकल एनर्जी में, किस चीज से वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो हमारी सोलर एनर्जी है, जो हमारी सौर ऊर्जा है, आप लोगों ने देखी होगी सौर ऊर्जा, जो सूर्य से क्या होती है, चार्ज होती है, आपने देखी होगी सौर ऊर्जा, उसे ही बोलते हैं सूर्य की ऊर्जा, सनलाइट से होती है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जो भी सौर ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में किस चीज से बदला जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऐसा होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या है, बी है। अब क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो उसका आंसर आएगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी अगर घुमा के भी आपसे पूछ सकता है, वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या होता है, ठीक है। जो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, जब भी जो भाप होती है ना वो उड़ के ऊपर चली जाती है, वाष्प बन के चली जाती है, उसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। परासरण किसे कहते हैं और विसरण किसे कहते हैं, ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है और केमिस्ट्री में हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आज संडे का दिन है और आप लोग जितना ज़्यादा अभी पढ़ेंगे ना उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला है 1 महीने का समय सबको मिला है, आपको भी मिला है, किसी और बच्चे को भी मिला है, जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसे ही वर्दी मिलने वाली है। मैंने पहले ही बोल दिया, अगर एक बार वर्दी मिल गई ना तो आपकी इज्जत दुगनी तिगुनी हो जाएगी, ये तो याद रख लेना, ठीक है। अगर आपको वर्दी मिल गई तो इज्जत दुगनी तिगनी हो जाएगी। अगर आपसे पेपर ही नहीं निकला तो फिर कहेंगे क्या जाएगा तू आर्मी में, क्या जाएगा तू भर्ती में, ठीक है, तुझसे तो पेपर ही नहीं हुआ। तो पढ़ लो, अभी जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना सारा पढ़ लो बस, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अभी मैंने कहा था ना आगे को आएगा, अब तो इसको सब लोग कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वह कौन सा उपकरण है, वह कौन सा उपकरण है जिसका जहाजों में समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वो ऐसा कौन सा उपकरण है जिससे पता लगाया जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है, समुद्र की गहराई कितनी है। अब ये किससे पता लगता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगें किस में होती हैं, सोनार में। किस में होती हैं, सोनार में। इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं विच इज द इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव देखो यहाँ पर लिखा है, साउंड वेव्स आर यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन, डेप्थ ऑफ ओशियन। क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि तरंगों का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो आप लोगों का आंसर होगा सोनार। क्वेश्चन और क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर आएगा सोनार। क्या आएगा, सोनार। रडार क्या होता है, ठीक है। अल्टीमीटर क्या होता है,
ये सब अभी आगे को आने वाला है, ठीक है। अब इसको आप नोट करें, ये चीज तो सीधे याद करने वाली चीजें हैं, तब मैं ज्यादा यहाँ पर समझाने वाला हूं नहीं आपको कुछ इसमें, क्योंकि सीधे याद करने की चीजें हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब आपको पता होना चाहिए कि किसका मात्रक क्या होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि किसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। अब देखो एक एक करके सारे मात्रक आपको बताने हैं, ठीक है। ESU, चलो ये तो तुम्हारे उसमें है नहीं। अब देखो विद्युत आवेश का क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्युत आवेश का SI यूनिट। ये SI क्या है, ठीक है। SI, ये SI क्या है, यही तो क्वेश्चन होता है, यही तो क्वेश्चन बनते हैं कि SI यूनिट किसे कहते हैं, CGS किसे कहते हैं, ठीक है। MKS किसे कहते हैं, FPS किसे कहते हैं। मैंने इससे पहली जो सीरीज लाया था, पहले संडे को जो साइंस की वीडियो आपको दी थी, उसमें भी मैंने आराम से बताया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको भी मैं आसानी से बताना चाहूंगा कि हम किसे कब क्या कहते हैं। देखो एक होता है MKS पद्धति, MKS पद्धति, एक होता है CGS पद्धति, एक होता है FPS पद्धति, ठीक हो गया। 3 प्रकार के हमारे पास मात्रक होते हैं। अब देखिए इस M से क्या हो गया मीटर, क्या हो गया मीटर, इस C से क्या हो गया सेंटीमीटर, और P से क्या हो गया फुट, P से क्या हो गया फुट, ठीक है। K से हो गया किलोमीटर। अब देखिए G से हो गया ग्राम, सॉरी ये किलोग्राम है, केजी, ये है ग्राम, और P से हो गया पाउंड, के लाते हो ना पाउंड, ठीक हो गया। S से हो गया सेकेंड, S से हो गया सेकेंड, S से हो गया सेकेंड, S से हो गया सेकेंड। ये हमारे 3 प्रकार के मात्रक हम नाप सकते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के मात्रक जो होते हैं हम नापते हैं। अब देखिए ये MKS मतलब क्या है, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। अब सर ये 3 तो हमें पता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया है SI मात्रक। क्वेश्चन में क्या पूछा है, SI मात्रक। बच्चे घबरा जाते हैं, ये SI मात्रक क्या है। उनको पता है MKS, CGS, FPS उन्होंने पढ़ रखा है, बेचारों ने पूरी मेहनत करी हुई है, सब कुछ आता है, लेकिन क्वेश्चन वाला पूछ देता है SI यूनिट। क्या पूछता है, SI यूनिट पूछता है। अरे बच्चों ध्यान से देख लो, लिख लो, बार बार लिखो, बार बार लिखते रहो। अब देखिए इस जो MKS पद्धति है इसे ही SI पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति को ही हम SI पद्धति कहते हैं बच्चों, इसे आप नोट कर लो, चाहे कुछ भी करो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए पता। अब सर तो इसने बोला है आवेश का SI मात्रक, मतलब MKS में मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है। अरे जो आवेश आता है इस Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है आवेश का मात्रक, कूलाम। तो ऑप्शन बी आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब ये देखिए ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। जब CGS कहेगा छोटा से छोटा मात्रक होता है, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड, ठीक है। लेकिन अब बाकी चीज क्या है, अरे एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। सर ये केल्विन किसका मात्रक है, अरे ताप का मात्रक क्या है, टेम्परेचर का मात्रक क्या है, केल्विन है। टेम्परेचर का मात्रक क्या है, टेम्परेचर का मात्रक क्या है, केल्विन है, ठीक है। और धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। आपको याद करना है, सारे इंपॉर्टेंट लिख के लाया हूं, ठीक है। ESU आपको छोड़ देना है, ये क्या है, थोड़ा सा हाई लेवल का है। आपका इसमें पूछेगा, ये पूछेगा कूलाम, पूछेगा विद्युत धारा का SI मात्रक बताओ, कूलाम। अब मैं कुछ मात्रक आपको और लिखाता हूं यहां पर, ठीक है। अब मैं कुछ मात्रक आपको क्या लिखाता हूं और लिखा देता हूं, आप लोग लिखो, आपके लिए ही लिख रहा हूं मैं, ये इसको यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ले लो, समझ में आ रहा है, ये लो, ठीक है, दिख रहा होगा ना,
दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो, लिखो जल्दी से लिखो, बल का मात्रक लिखो, बल का मात्रक जल्दी लिखो। F बराबर क्या होता है ma, जल्दी जल्दी नोट करो, F बराबर ma। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होने वाला है, न्यूटन होता है, ठीक है। W कार्य का मात्रक लिखो, W का कार्य का मात्रक लिखो, क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। ये किसके मात्रक हैं, SI में यूनिट है, ये किस में मात्रक हैं, SI में। बल का मात्रक न्यूटन, W कार्य का मात्रक जूल, ठीक हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या होता है, ए, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर बट्टे सेकेंड, ठीक हो गया। संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग बराबर होता है P = mv, m से मास हो गया द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान मतलब हो गया kg, द्रव्यमान मतलब kg, वेग होता है तुम्हारा मीटर बट्टे सेकेंड, ठीक हो गया। ये सारे चीजें आप लिखते रहो, जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार लिखोगे, आपके यहाँ ये माइंड में फिट हो जाएगा। और गारंटी देता हूं 10 दिन लिख के देखो, डेली लिख के देखो, सारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो लिख देना कमेंट, सर याद नहीं हुए। फिर दूसरा इलाज बताऊंगा, फिर क्या बताऊंगा, दूसरा इलाज। फिर मैं जाने वाला हूं कहाँ, कैलाश में जाऊंगा, वहां से जड़ी बूटी ढूंढ के लाऊंगा और फिर तुम्हें उस जड़ी बूटियों को पिला दूंगा और फिर आपको वो याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसा करेंगे, अगर 10 दिन में याद नहीं हुए तो, लेकिन लिखना 10 दिन डेली है। जल्दी से इनको नोट करो, जल्दी से नोट करो इनको, जल्दी से आपको ये नोट करने हैं, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन। अब देखो, मैंने कहा चेंज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, ठीक हो गया। जो प्रकाश विद्युत सेल है, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, जो हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, वो किसको किस में चेंज करता है, ये क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वो किसको किस में चेंज करता है, ये ऑप्शन है। क्या तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, क्या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में करता है, क्या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करता है, क्या प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में करता है। ये आपका क्या होना चाहिए, आंसर इसका आपको बताना है। इसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब देखो, क्या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, जी बिल्कुल भी नहीं बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनामो, डायनामो। इंग्लिश वाले भी इसको डायनामो लिखेंगे, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, डायनामो ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायनामो लिखेंगे। ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश विद्युतीय सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो ये प्रकाश की ऊर्जा है ना, इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। कौन, प्रकाश विद्युतीय सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये चेंज कर देता है, उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इतनी बार मैं बोल रहा हूं कि आपको ये हाथों हाथ याद हो जाएगा, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनामो बदलता है। लिखो, क्वेश्चन में आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायनामो। मैकेनिकल एनर्जी इनटू, अरे रे 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 रे, हाँ यहां पर लिखा है, देखो हिंदी वाले कंफ्यूज मत हो ना। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सेम है। मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कौन करता है, डायनामो करता है, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। ये रहा क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसके द्वारा क्या पता लगाया जाता है। ये जो गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है। अब देखो, ताप, ताप किससे पता लगाते हैं हम लोग, अरे टेम्परेचर का किससे पता लगाते हैं हम लोग, अरे प्रतिरोध का किससे पता लगाते हैं हम लोग, अरे ऊर्जा का किससे पता लगाते हैं हम लोग,
बताइए। और धारा का, जो हमारी धारा है ना उसका पता किससे लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर से पता लगाया जाता है कि किसी उसमें धारा कितनी आ रही है। स्ट्रीम नहीं ली है, ये स्ट्रीम नहीं होना चाहिए। अरे स्ट्रीम कौन सी धारा होती है, स्ट्रीम तो जिसमें नाव बहती है उसे कहते हैं स्ट्रीम, धारा उसे तो धारा कहते हैं। अरे जिस पे नाव बहती है उसे तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। ये स्ट्रीम नहीं है, ये धारा है। धारा मतलब क्या होता है यहाँ पर, आई, क्या हो जाएगा, आई, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, करंट, इसे आई से हम दर्शाते हैं। ठीक हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन था, गैल्वेनोमीटर से कि हम क्या पता लगाते हैं, धारा का पता लगाते हैं, करंट का पता लगाते हैं कि करंट आया है कि नहीं आया है, कितना आया है, कितना इसके अंदर करंट है। ये सारी चीज़ें किससे पता चलती हैं, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है। महा संडे के दिन महा मैराथन, ठीक है, आपके लिए क्लास बनाई जा रही है, तो आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो जो आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें लिखिए, नोट करिए। 1 महीने बाद आपका पेपर होने वाला है और उस दिन पेपर की खोपड़ी में क्या करना है, छेद करना है, पेपर को धुआं धुआं करके आ जाना है। ठीक है। अब देखो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, क्या हेनरी है, क्या डोमेन है, क्या गॉस है, क्या वेबर है। ये सारी चीज़ें हैं 10th में ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हेनरी है। अरे हेनरी तो चुंबकीय प्रेरकत्व का मात्रक है, चुंबकत्व का मात्रक है, चुंबकीय प्रेरकत्व, चुंबकीय प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डोमेन किसी का नहीं है, होगा लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। अब देखिए गॉस किसका मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक गॉस होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अरे वेबर किसका मात्रक है, अरे वेबर किसका मात्रक है, चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है वेबर। किसका मात्रक है, चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है वेबर। तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है क्या, अरे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट फिर है क्या, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या होने वाला है, डायनामो होने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, नोवे का, सॉरी टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, इसे दर्शाते हैं टी से, ये होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताओ कहेगा तो लिखोगे टेस्ला। ठीक है। हेनरी किसका मात्रक होता है, चुंबकत्व का मात्रक होता है। अगर आप इसमें चुंबकीय नहीं भी लिखोगे तो भी आंसर सही होगा। ठीक है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। वेबर किसका मात्रक है, चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है। ठीक हो गया। गॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा यूनिट है उसे हम बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बच्चे इस पर कन्फ्यूजन होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लें, जल्दी से इसको नोट करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10वां। ठीक है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। जो हमारी विद्युत मोटर होती है, जो हमारी मोटरें होती हैं, ठीक है, वो किस पर काम करती हैं। ठीक हो गया। फेराडे के नियम पर, ओम का नियम, V बराबर आई आर होता है, लिख लो, V बराबर आई आर होता है। लेंज का नियम, और इनमें से कोई नहीं। क्या लेंज का नियम पता है, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम खूब पढ़ा है, इसे धारा का हम पता लगाते हैं, लेंज के नियम से नहीं हो सकता है। फेराडे का नियम भी कुछ इसी प्रकार है। ठीक है। और विद्युत मोटर जो है इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर वैसे डी होगा। लेकिन किस पर करती है, चुंबकीय प्रेरण पर करती है। इलेक्ट्रिक मोटर किस पे करती है, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है इलेक्ट्रिक मोटर। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बच्चों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब देखो तुम्हें कितने आते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे कन्वर्ट वाले पूछे गए हैं, कौन किसको कन्वर्ट करता है, और ये क्या है, सारी यूनिटों से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये चैप्टर आना ही चाहिए और आप मेरे साथ बने रहो। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर एक देखिए मैं हर एक ऑप्शन को बता रहा हूँ कि किसको क्या होता है। जब लास्ट में आप पढ़ के जाओगे ना, जितनी भी देर ये क्लास बनेगी, बस आप तो ठान लो, उठना नहीं है।
बिल्कुल उठना नहीं है जब तक ये पेपर नहीं होता है हमारा, ठीक है। और आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अब देखो ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, हर एक लोग कर लेंगे इसे। अब देखो जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है, मतलब सही ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। सृजन मतलब उत्पन्न होता है। इंग्लिश वाले देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस जस्टिफाई, मतलब कौन सा इसमें जस्टिफाई करता है कि जो स्टेटमेंट दैट मैटर कैन, देखो यहाँ पर देखो, मैटर कैन आइदर बी क्रिएटेड, ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना ही उसे उत्पन्न किया जाता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। किसको? मैटर को, मतलब द्रव्य को। किसको? द्रव्य को न तो सृजित किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ये कौन सा नियम है? क्या ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है? क्या ये परासरण का नियम है? क्या ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है? इनमें से कोई नहीं। नाम से ही पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? द्रव्य लिखा है, मतलब द्रव्यमान। इसका मतलब द्रव्यमान को नहीं हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। परासरण का नियम बाद में आएगा। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है नहीं हम एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम इसको विनाश कर सकते हैं, ना ही हम इसे क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी को, ना ही एनर्जी का हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कन्वर्ट हम जरूर कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। हमसे क्या पूछा था? द्रव्य पूछा था, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और बढ़ते हैं आगे की ओर। आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अब देखो, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों? अब फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपके आसपास घरों में होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया, लैंप आपने सबने देखा होगा। अगर आपने लैंप नहीं देखा है तो रुई, दिया तो सबने देखा होगा, दिया तो सबने देखा होगा। पहली बात तो है लैंप भी देखा होना चाहिए, ठीक है। ऑयल राइज इन द विक ऑफ द लैंप बिकॉज, क्यों ऐसा होता है कि जो हमारा लैंप है वो जलता है, उसमें जो तेल ऊपर की ओर क्यों चढ़ता है? ये कारण किसका है? क्या ये तेल वाष्पशील है? क्या तेल बहुत हल्का है? सतह तनाव घटने के कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण, ठीक है। ऑयल इज वोलेटाइल है, क्या वाष्पशील है? द ऑयल इज टू लाइट, क्या ये बहुत हल्का है, लाइट है? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, क्या कैपिलरी एक्शन के कारण ऐसा होता है? क्या ड्यू टू डिक्रीज ऑफ सरफेस टेंशन, क्या सरफेस टेंशन के कम होने की वजह से ऐसा होता है? देखो बच्चों, ये है हमारा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी क्रिया के कारण। कैपिलरी क्रिया के कारण क्या होता है? किसी भी चीज़ में पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, या फिर आप लोग देखते हैं जो दिया होता है ना, वो उसमें जो तेल होता है वो चढ़ते रहता है। ऐसा क्यों होता है? वो होता है कैपिलरी क्रिया के कारण। वो किसके कारण होता है? कैपिलरी क्रिया के कारण। सर तेल बहुत हल्का होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तेल वाष्पशील है, ये भी ऐसा नहीं है। अगर तेल वाष्पशील है तो पानी भी तो वाष्पशील है, सभी कुछ वाष्पशील है। सतह तनाव घटने के कारण, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, सरफेस टेंशन, सतह, देखिए सतह तनाव लिखा है, आप इसे पृष्ठ तनाव लिखिए, पृष्ठ तनाव। क्या होता है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन T इक्वल टू होता है F/L, F/L। आप देखो पृष्ठ तनाव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पृष्ठ तनाव के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप ब्रश करते हैं, जब आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, उसके बाद जब आप ब्रश को धोते हैं तो जब पानी से उसको बाहर निकालते हैं तो उस ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। जब आप नहाने के बाद आते हैं तो आपके जो बाल हैं ये आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जब आप सूप पीते हैं, जब आप सूप पीते हैं, मान लेते हैं आपको एक ठंडा सूप दिया और एक आपको बहुत गर्म सूप दिया, तो किसका स्वाद ज्यादा टेस्ट होगा? ये सारी जो क्रियाएं हैं वो चलती हैं पृष्ठ तनाव पर। अब पृष्ठ तनाव क्या कहता है? पृष्ठ तनाव क्या कहता है? पृष्ठ तनाव कहता है कि जो एकांक क्षेत्रफल में जो बल लगता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। जो भी फोर्स लगता है लंबाई पर, एकांक लंबाई L मतलब लेंथ, F मतलब फोर्स, जो भी फोर्स लगेगा उसको वो क्या करने की कोशिश करता है? मिनिमम करने की कोशिश करता है। मतलब जो ये सरफेस टेंशन है, जो टेंशन है, ठीक है, जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो कहता है कि जो मेरा बल है ना उसे कम से कम रखो। जब बल को हम कम रखेंगे तो क्या होगा? जो वस्तुएं हैं वो आपस में क्या होंगी? चिपक जाएंगी। यही कारण है।
T बराबर F अपॉन L होता है। अब प्रेशर क्या होता है, P बराबर होता है F अपॉन A, ठीक है, दोनों सेम सेम है, याद कर लेते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम सेम है। दाब होता है, दाब कितना है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया, और यहाँ लेंथ है। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, सारे कुछ आपको लिखाऊंगा, बट्टे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, न्यूटन बट्टे मीटर क्या हो गया, सरफेस टेंसर का क्या हो गया, यूनिट हो गया, एफ मतलब न्यूटन, एफ मतलब न्यूटन हो गया, और बट्टे ए मतलब क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है, ये दाब का यूनिट हो गया। आप इसको जल्दी से नोट करें, इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरी क्रिया के कारण क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है, जल्दी से नोट करें। अब चलते हैं पानी, ये देखो वही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैंने बताया कि क्वेश्चन एग्जामिनर के पास ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। आप लोग इसको बिना टाइम को वेस्ट करे इसको बता देंगे। सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। हम प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, श्यानता किसे कहते हैं, घर्षण किसे कहते हैं। प्रत्यास्थता क्या होती है, किसी चीज की प्रत्यास्थता क्या होती है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है इलास्टिसिटी, ठीक है, क्या होती है, कोई भी चीज, मान लेते हैं मेरे पास ये पेन है, पेन तो नहीं खींच पाऊंगा, मान लेते हैं मेरे पास रबड़ है और मैं रबड़ को ऐसे खींच रहा हूं, रबड़ को ऐसे क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं, लेकिन देखो मैं रबड़ है, रबड़ पे यदि मैं बल लगाऊंगा ऐसे खींच रहा हूं, ये देखो खींच रहा हूं, ये मैंने खींच दिया रबड़, ये मैंने रबड़ खींच दिया, इतना मैंने रबड़ खींच दिया। जब मैंने इतना रबड़ खींच दिया और मैं इस बल को अब हटा दूंगा जो मैंने दोनों हाथों से पकड़ रखा है, देखो, और मैंने ये छोड़ दिया, अब मैंने ये छोड़ दिया, तो क्या होगा, जो भी ये रबड़ यहाँ से यहाँ खींच के आई थी, ये बाद में फिर से उतनी ही हो जाएगी। इसे ही हम बोलते हैं प्रत्यास्थता इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो वो खींच जाती है, और फिर बल को हटा दें तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, प्रत्यास्थता। ये तो इसका आंसर नहीं है, आंसर तो इसका सरफेस टेंशन है। श्यानता किसे कहते हैं और घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण क्या है क्या है ये फ्रिक्शन, क्या है फ्रिक्शन, क्या है। देखो हम चलते हैं, ठीक है, तो कभी हम फिसल जाते हैं, जब हम चिकनी सतह पे चलते हैं, ठीक है, जब हम सॉफ्टी सतह पे चलते हैं तो हम फिसल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मान लेते हैं नीचे हमने क्या कर रखा है, सर्फ बिखेर रखा है और नीचे टाइल लगी, फिर उस पर चल के देखो, ऐसा क्यों होता है, फिसल जाते हैं, ऐसा क्यों। अभी देखो बर्फ पर चढ़ते वक्त जो पांव होते हैं वो छोटे कदम रखने होते हैं, छोटे छोटे कदम रखने होते हैं, क्या रखने होते हैं, छोटे छोटे कदम। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए होता है घर्षण की वजह से। किसके वजह से होता है, घर्षण की वजह से ऐसा होता है। अब इस पे बात छिड़ी है तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखो घर्षण का काम क्या होता है, जैसे हम बल आगे की ओर लगा रहे हैं ना, तो वो बल पीछे की ओर लगाएगा, घर्षण का काम है। यदि मैं बल आगे की ओर लगा रहा हूं तो जो मेरी चप्पल है ना उस पर घर्षण लगेगा, वो कहाँ की ओर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। मतलब जहाँ की हम बल लगाएंगे उसके विपरीत ओर लगता है घर्षण, मतलब फोर्स का ये विरोध करता है, रिपल्सन करता है। क्या करता है, रिपल्सन, विरोध करता है कि तू आगे मत बढ़, आगे मत बढ़। हम क्यों फिसलते हैं, क्योंकि घर्षण बल कम हो जाता है। मान लेते हैं अभी तो घर्षण बल, हम मिट्टी पर चलते हैं तो पर्याप्त घर्षण बल है। यदि इसी जगह हम टाइलों पर चलते हैं या बर्फ पर चलते हैं या नीचे निरमा गिरा हुआ है, ठीक है, कुछ भी चीज गिरी हुई है, साबुन गिर रखा है और उस पर हम चल रहे हैं, तो हम फिसल जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसका फ्रिक्शन, घर्षण बहुत कम हो जाता है। घर्षण कम होने की वजह से हम क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, ठीक है। और खुरदरी सतहों का जो घर्षण होता है वो ज्यादा होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इसका आंसर ए है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। सारे ऑप्शनों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मत समझना कि सर इतने देर में इतने क्वेश्चन कराए, इतने देर में इतने क्वेश्चन कराए। अगर आपको क्वेश्चन ही करने हैं तो मैं तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन भी करा सकता हूं, लेकिन क्या फायदा जब वो रटने पड़े। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से प्यार से समझा रहा हूं, एकदम कोई टेंशन नहीं है, और यहीं से पेपर आना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है, ठीक है। और जल्दी से इसका आंसर करें, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जल्दी से इसका आंसर करें। और यही मैंने चीज़ पहले वाली वीडियो में बताई हुई थी। देखते हैं किस किसने पहले वाली वीडियो देखी थी, ठीक है, उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। द अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट इज लेस देन द एक्चुअल वेट व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग अप। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते एक मनुष्य है, वो लिफ्ट में बैठा हुआ है और उसका जो भार है, मान लेते हैं मेरा भार मान लेते हैं 70 किलो है, मेरा क्या है 70 kg मेरा वेट है, और मैं लिफ्ट में बैठ रखा हूँ, तो मेरा भार कब होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी या ऊपर की ओर जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आप लोग लिफ्ट में बैठे होंगे
और अगर आप लोग लिफ्ट में बैठे हुए हैं तो आपको पता होगा जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, जब नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा, त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है, समान गति से नीचे आ रही है, त्वरण के साथ नीचे आ रही है, या समान गति के साथ ऊपर जा रही है। पहले तो जब भी समान वेग से आएगा ना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समान गति से नीचे आएगी तो भी वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेट नो चेंज। इस कंडीशन पे वेट नो चेंज, ठीक है। इस कंडीशन पे क्या होगा, इस कंडीशन पे क्या होगा, वेट नो चेंज इस स्थिति में। और समान गति के साथ ऊपर जा रही है तो इस स्थिति में भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। दोनों का सेम आंसर है, कोई भी चेंज नहीं होगा। ये जी जो लिफ्ट है ना वो समान वेग से ऊपर जाए या समान वेग से नीचे आए तो कोई भी चेंज नहीं होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। हाँ, अगला है त्वरण के साथ ऊपर जाए या त्वरण के साथ नीचे आए, डाउन एट द सेम स्पीड। ये तो हमने कर दिया, ये है देखो, डाउन विद एक्सेलरेशन, अप विद एक्सेलरेशन। इन दोनों में क्या होता है, दोनों कंडीशन में क्या होता है, वेट नो चेंज, भार में कोई बदलाव नहीं आता, वेट नो चेंज, भार में कोई भी बदलाव नहीं आता है, ठीक है। यहाँ देखो अब कब होगा, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो जो वेट है, जो भार है वो क्या होता है, अत्यधिक होता है। भारत कहाँ लिख दिया मैंने, भार अत्यधिक, भार क्या होता है, अत्यधिक होता है। जब लिफ्ट एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर आए तो जो भार होता है वो उसे मनुष्य को क्या लगता है, कम लगता है। मान लेते हैं उसका वेट 70 किलो है तो नीचे की ओर आते वक्त उसको कम लगेगा, 60 लगेगा, 50 लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समझ में आ गया सभी बच्चों को, सभी बच्चों को समझ में आ गया। जब जो लिफ्ट है वो एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाएगी तो जो भार है वो उसको ज़्यादा लगेगा। मान लेते हैं 70 किलो भार है तो उसे 75-80 लगेगा। लेकिन जब नीचे की ओर आएगी, लेकिन किससे, एक समान त्वरण, ये चीज़ आप नोट रखें, त्वरण से, किससे, त्वरण से। यहाँ देखें एक्सेलरेशन से, ये जब एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो वेट ज़्यादा, नीचे आएगा तो वेट कम, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से इसे नोट करें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन और बनता है, यदि रस्सी बीच से टूट जाए, यदि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, लिफ्ट है, इसके अंदर हमारा बैठा है कौन, कौन बैठा है, जल्दी बताओ किसको बिठाऊं, जल्दी बताओ किसको बिठाऊं, एक लड़की को आज बिठा देता हूं, ठीक है। एक लड़की को क्या करता हूं, आज बिठा देता हूं। इसके देखो बाल नहीं बनाए मैंने, ये ऐसे करके इसके ये हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, छुट्टियाँ हो गई। अरे ऐसी होती है ना, और ये इसके से बाल हो गए, ठीक है। अब इसको बिठा दिया है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर बिठा दिया है, मुस्कुरा रही है, ये देखो एक लड़की हमने इसके अंदर बिठा दी है। अब मान लेते हैं ये रस्सी टूट गई, बीच से रस्सी क्या हो गई, टूट गई, बीच से रस्सी टूट गई, रस्सी रस्सी, रस्सी टूट जाने पर, लिखो नोट करो, रस्सी टूट जाने पर उसको अपना भार, उसको अपना भार शून्य महसूस होगा, महसूस होगा। यदि बीच से रस्सी टूट जाए तो उसके अंदर जो भी व्यक्ति बैठा है उसको अपना भार कैसा प्रतीत होगा, कि मेरे पास कुछ भार ही नहीं है, मैं क्या हूँ, जीरो हूँ। ये ऑप्शन है, ठीक है, ये भी ऑप्शन पूछा जाता है। जल्दी जल्दी आप नोट करें। अब थोड़ा हम स्पीड अपनी बढ़ाएंगे क्योंकि आपने नोट कर लिया, सारी चीज़ें नोट कर लेना आप लोग, मेन चीज़ें। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होती है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण जो हमारी बूंदें हैं वो गोल होती हैं। आपने देखा होगा जब नल से पानी नीचे गिरता है तो ऊपर तो वो गोल रहता है, नीचे नीचे वो चपटा बन जाता है, लेकिन वो गोल क्यों होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से गोल होता है। क्योंकि सरफेस टेंशन क्या कहता है, जो एफ है इसको वो क्या करने का प्रयास करता है, मिनिमम करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर सकते हैं। द्रव की जो गोल बूंद है किसके कारण होती है, सरफेस टेंशन के कारण होती है। ये देखो, ये क्वेश्चन को आप नोट करें, जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखें, ऑप्शन सहित लिखें, ऑप्शन सहित लिखें, आप जल्दी से इसे लिखें।
आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब चलेंगे इस क्वेश्चन के बिल्कुल डिटेल पर, बिल्कुल जड़ तक जाएंगे इस क्वेश्चन के और देखेंगे कि क्या क्या इस पर है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत रहता है इस पर, बच्चों को कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जिसने इससे पहले पेपर दिया है और किसी कारणवश उसका पेपर नहीं निकला है तो उसको ये पता होगा, भली भांति उसको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ से अपकेंद्रण और उपकेंद्रण से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें तो वैसे एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वह है अपकेंद्रण, ठीक है, वो क्या है अपकेंद्रण। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर है, ठीक है, जो हमारा वॉशिंग मशीन है उसका जो कार्य सिद्धांत होता है वो किसके हिसाब से चलता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल नहीं दे रखा है तो हाँ एक ही है, सेंट्रीपिटल ही है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, किसके कारण होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, एक होता है सेंट्रीपिटल। क्वेश्चन आएगा कि जो हमारी मलाई हम निकालते हैं, ठीक है, हम छाछ बनाते हैं, हम मलाई ऊपर से निकालते हैं, हम घी बनाते हैं, वो किस कारण ऊपर आता है और जो छाछ है वो नीचे बैठ जाती है। आपने देखा होगा, घरों में देखा होगा कि जो मलाई है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है, और जो छाछ है वो नीचे बैठ जाती है। ऐसा क्यों होता है अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं, इस पर सारी चर्चाएँ हम कर लेंगे, सारी चर्चाएँ इस पर करेंगे हम, सारी चर्चा इस पर हम करेंगे। हाँ देखो, मान लेते हैं एक सेंटर है, ठीक है, ये हमारा एक गोला है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसका सेंटर होगा और ये हमारा क्या होगा, इसकी त्रिज्या होगी मान लेते हैं, और यहाँ की ओर इसका क्या लग रहा होगा, वेलोसिटी लग रही होगी, क्या लग रही होगी, वेलोसिटी लग रही होगी। यहाँ की ओर भी इसकी क्या लग रही होगी, वेलोसिटी, यहाँ की ओर भी क्या लग रही होगी, वेलोसिटी, यहाँ की ओर भी क्या लग रही होगी, वेलोसिटी। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर की सेंटर की ओर एक फोर्स कार्य करता है, उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। उसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, हम उसे फोर्स से बोलते हैं, याद रखना। अब देखिए जब हम एक इस वृत्त पर घूमते हैं तो जो हमारा भार है, सॉरी जो हमारा बल है, एक बल अंदर केंद्र की ओर भी लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसका आप लिख लीजिए FC, इसे बोलते हैं फोर्स, और C से हो गया सेंट्रीपिटल, ठीक है, C से हो गया सेंट्रीपिटल, बराबर होता है mv²/r। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग बाइक चलाई होगी या आप लोग बाइक पर बैठे होंगे, तो देखिए जब बाइक हम चलाते हैं तो जैसे ही मोड़ आता है, जैसे ही बैंड आता है, जैसे कि आता है बैंड आते हैं, हम भी जहाँ की ओर बैंड होना वहीं की ओर अपने शरीर को भी क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं। जैसे सीधी रोड में तो हम ऐसे बाइक चलाते हैं, ठीक है, सीधी रोड में हम ऐसे बाइक चलाते हैं, जैसे ही यूं बैंड आया तो हम अपने शरीर को भी क्या करते हैं, यूं करते हैं ना। उसके पीछे साइंस का लॉजिक है, लेकिन आपको पता नहीं है। आप लोग समझते होंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। इसके पीछे साइंस का लॉजिक है कि वो पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स को पर्याप्त कर ले, और इसी वजह से वो ऐसा करता है। अगर वो सीधे चलाते हुए चलेगा और वो ऐसे मोड़ेगा तो वो गिर जाएगा, उसके गिरने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है जब मोड़ आता है तो वो अपना शरीर झुका लेता है, ऐसा क्यों, सेंट्रीपिटल, ये तो सेंट्रीफ्यूगेशन है, दूसरा बोलते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स को पर्याप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए वो ऐसा करता है, ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला है FC = mv²/r। अब सर अपकेंद्रण किसे कहते हैं, अब सर अपकेंद्रण किसे कहते हैं, इसी परिभाषा का उल्टा कर लो, ये है सेंट्रीपिटल। अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब क्या होता है, हमने पूछा वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है, जब यह वस्तु ऐसे घूमेगी तो इसके बाहर की ओर एक क्या कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कार्य करता है। बात समझ में आई, इसका बाहर की ओर भी क्या करता है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क कार्य करता है, ठीक हो गया। अब देखो जैसे अभी अंदर की ओर कर रहा है, और इसी प्रकार सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, बाहर की ओर कार्य करता है, एक एक्सेलरेशन बाहर की ओर कार्य करता है, एक फोर्स बाहर की ओर कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो वॉशिंग मशीन आपने देखी होगी,
उसके अंदर क्या कुछ ऐसा चीज होता है कि जो कपड़े साफ हो जाए? नहीं होता है। क्या होता है? मान लेते हैं ये वॉशिंग मशीन है, नीचे से एक घिरनी होती है, वो गोल गोल घूमते रहती है और उसमें हम पानी डालते हैं और कपड़े भी डाल देते हैं, सिर्फ इतनी गोल गोल घिरनी होती है जो कपड़ों को घुमाती है। तो कपड़े साफ कैसे होते हैं? कपड़े साफ किस चीज से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। देखो डेली लाइफ की चीजें हैं, इन सबको चीजों को जब आप जानोगे ना, आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए कि ऐसा हाँ यार होता क्यों है, ऐसा क्यों, क्या कारण है फिजिक्स का, ऐसा आखिर ऐसा क्यों होता है, ये आपके अंदर सवाल आने चाहिए। अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे ना, मैं एक चीज फिर आपको बताता हूँ। देखो साइंस, आपके अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ये तो मैंने आपसे पूछ दिया कि वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ कैसे होते हैं, बताओ। अरे नीचे सिर्फ एक घिरनी होती है, आप ये मत करना कि उसमें मोटर लगी होती है, ये होती है। अरे मोटर तो लगी होती है उसको घुमाने के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर एक घिरनी तो होती है खाली, लेकिन कपड़े साफ किससे होते हैं भाई साहब? अरे भाई साहब बताओ, आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है? आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपसे ही, हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो बताओ। दूसरा देखो, अगर कहीं भी आपके घर में खिड़की हो, कहीं भी आपके घर में खिड़की होगी ना, कोई भी खिड़की होगी, उसके जस्ट ऊपर देखना एक रोशनदान हम छोड़ते हैं, ठीक है? वैसे कितने लोग नहीं भी छोड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोड़ते हैं। मतलब जो भी छोड़ता है सिर्फ वो खिड़की के ऊपर ही छोड़ता है। ऐसा क्यों होता है? लॉजिक है क्या? सभी लोग ऐसे क्यों करते हैं? चलो मानते हैं कुछ लोगों ने तो कर दिया, लेकिन सब लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये सारे रीजन फिजिक्स के अंदर आते हैं, और जब तक आपके अंदर उत्सुकता नहीं बढ़ेगी चीज़ों की जानने की, आपको मतलब इसके पीछे जानने का कारण नहीं होगा, तब तक आप फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आ सकता है। आप सिर्फ पढ़ने के लिए, पास होने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? और देखो मैं आपको हर एक चीज़ का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है। आप सोचो समझो, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, ठीक है? अब मैं बताता हूँ वॉशिंग मशीन का। मान लेते हैं, देखो यहाँ पर कुछ रखा है नहीं, यहाँ पर कुछ रखा है नहीं, ठीक है? चलो मान लेते हैं ये हमारी वॉशिंग मशीन, इससे हम बना लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं वॉशिंग मशीन, ठीक है? मान लेते हैं इसको हम क्या बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बना लेते हैं। ये हमारी वॉशिंग मशीन हो गई गोल, ठीक है? ये वॉशिंग मशीन हो गई गोल, हमारी गोल क्या हो गई, हमारी वॉशिंग मशीन हो गई। यहाँ पर क्या लगा होता है, एक घिरनी लगी होती है। यहाँ पर क्या होती है, दिख रहा है आपको, मेरा हाथ दिख रहा है, आपको मेरा हाथ दिख रहा है, देखो आपको मेरा हाथ दिख रहा है ये, ठीक है? यहाँ पर घिरनी गोल गोल घूमती है, और क्या होता है, ये चारों तरफ है, ठीक है? इसको अभी मैंने गोल करा था ना, ये देखिए ये उसका सतह है जो उसके बाहर से कवर है। अब वो गोल गोल घूमता है, अब गोल गोल घिरनी घूमती है। जब घिरनी गोल गोल घूमती है तो मैंने बोला था सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, बाहर की ओर एक बल लगता है। अब ये क्या करता है, कपड़ों को इस दीवार पर मारता है, जो ना हमारे पास क्या है, वॉशिंग मशीन है ना, उसके दीवार पर कपड़ों को मारता है, और कपड़े उस पर लगते रहते हैं, इस पर लगते हैं, इस सतह पर लगते रहते हैं। लगते लगते क्या होता है, हमारी जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो कपड़े उसके अंदर कुछ होता नहीं है, जो उसकी बॉडी होती है ना बाहर की, जो उसकी बाहर की बॉडी होती है ना, उस पर ही कपड़े टकराते हैं, घिसते रहते हैं, और इस वजह से वो क्या होते हैं, साफ होते हैं। आपको पता होना चाहिए अब केंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स से जो हमारा वर्क करता है, वॉशिंग मशीन जो किस पर वर्क करती है, आप लोग को पता होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है? अब आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, आप लोग चीज़ें समझ रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? इसका डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए अभी मैंने पढ़ाया था ना पेंडुलम पढ़ाया था। ये देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेड 4 टाइम, 4 गुना कर दिया जाए, 4 टाइम कर दिया जाए, ठीक हो गया? देन द टाइम सेविंग ऑफ द पेंडुलम, स्विंग ऑफ द पेंडुलम, कह रहा है कि यदि लंबाई को हम 4 गुना कर दें, यदि लंबाई को हम क्या कर दें, 4 गुना कर दें, तो लोलक के झूलने का समय t बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको याद करना पड़ेगा, 2 पाई अंडर के अंदर L/G। इसका मतलब 2 कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये सब कुछ तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है? अब तो इसका मतलब क्या हो गया, t प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्ट हो जाएगा। जो t है प्रोपोर्शनल L के होगा, क्योंकि लंबाई को 4 गुना कर रहा है। g पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, g तो उसने बोला नहीं है, उसने सिर्फ क्या बोला है, लंबाई बोला है। उसने लंबाई तो बोला है, जब उसने लंबाई बोला है तो आप लंबाई को लो, और लंबाई से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। यदि L बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, L घटेगा तो T भी घटेगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है, डायरेक्टली। यदि G की बात करता तो G क्या है, 1/√G। अब इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, G अपॉन में है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि G बढ़ता तो T कम होता है। ये उसका उल्टा चलता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन यहाँ डायरेक्टली है, ये क्या है, डायरेक्टली है। अब कितने गुना बोल रहा है,
पहले L था, अब कितना टाइम 4 टाइम, मतलब अगर L है तो ये बोल रहा है अब इसको क्या कर दो 4 टाइम कर दो। अरे 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, ये कितना हो जाएगा 2, रूट के अंदर L हो जाएगा। देखो रूट 4 है वो तो 2 बन जाएगा और जो रूट L है वो रूट L ही रहेगा। अब पहले यहाँ 1 था, कुछ भी नहीं था तो 1 था, और अब यहाँ कितना हो गया 2 गुना हो गया, सीधे सीधे 2 गुना इसका आंसर हो जाएगा। 1/4 हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब ये आप तभी पेपर में कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा। जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा तब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट करें क्योंकि फॉर्मूले की चीज़ थी, और ऑफलाइन वालों को तो ये काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, हर एक क्वेश्चन के पीछे मैं कारण करता हूँ तो उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलें आगे की ओर, चलें आगे की ओर। आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये तो मुझे पता है। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, क्वेश्चन है न्यूटन मीटर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, एकदम अच्छे से पढ़ो। निम्नलिखित में से किसकी इकाई यूनिट न्यूटन मीटर नहीं है। क्वेश्चन है न्यूटन मीटर नहीं है। अरे न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है? क्या ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर हो सकता है? बताओ, अरे बताओ। ठीक है, क्या गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर हो सकता है? बताओ। बल का मात्रक हो सकता है? वैसे जिस पर हल्का सा भी दिमाग होगा ना वो कहेगा सर बल तो न्यूटन का मात्रक होता है तो न्यूटन मीटर कैसे हो जाएगा। नहीं है ऑप्शन पूछा है, यही इसका आंसर होगा सीधे सीधे, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन मीटर, ये मीटर कहाँ से आया? सीधे सीधे ऑप्शन तो बल है। अब देखो गतिज ऊर्जा मैंने आपको बताई थी 1/2 mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 कांस्टेंट है, हटा दो, ये बचा m v इंटू वी, लिख सकता हूँ इसको मैं, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका मात्रक यदि हमें निकालना हो तो बहुत सारे तरीकों से मात्रक निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, और पी वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बराबर एम बी होता है इंटू वी। ठीक है, अब संवेग का मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पी बराबर एम बी क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। अरे होता है नहीं होता है, इसका मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान, पी बराबर एम बी। ठीक है, एम मतलब मास, मास मतलब के जी, और v है, v का क्या होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब देखो ऐसे फॉर्मूले निकल सकते हैं, ऐसे आपको ये सोचना है कि कैसे कैसे, कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p इंटू वी भी हो सकता है। ठीक है, 1/2 क्यों होता है, क्योंकि कांस्टेंट था, कांस्टेंट का कोई यूनिट होती नहीं है। फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है, ये भी ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है, दोनों ऊर्जाएं हैं, और कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो सबका मात्रक क्या होता है, सेम होता है। सबका मात्रक क्या होता है, सेम होता है। सबका मात्रक क्या होता है, सेम होता है। और चलो हाथ लगे हैं, हाथ तो बता दो, पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होती है, mgh। क्या होती है, mgh। क्या होती है, mgh होती है। ठीक है, जल्दी से आप लोगों को ये नोट करना है, जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, और यहाँ पर सारे ऑप्शन लिखेंगे आप, न्यूटन मीटर किसका, किसकी इकाई नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है और आप फिर भी लिखते नहीं हैं चीज़ों को, तो वह चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी नहीं लिख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमने तो ये लिखा है, हम क्यों लिखें। अगर आपने लिखा है तो ठीक है, आप क्लास भी मत पढ़िए, क्लास पढ़ने का भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जगह कोई और वर्दी पहन लेगा तो वो अच्छा है। ठीक है, अगर कोई और आपकी जगह वर्दी पहन लेगा तो वो अच्छा है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ये तो आपको पता होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होने वाला है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी का मात्रक क्या होना है,
लाइट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होने वाला है, सबको पता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ये सबको पता है, ठीक है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन है। हमेशा लिखा रहा हूँ, क्यों इतनी बार लिखा रहा हूँ, ताकि यहीं पर क्लास में याद हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो रॉकेट वर्क करता है ना, किस सिद्धांत पर करता है। देखो मैंने हर एक बार मैंने बोला है कि ऑप्शन के हिसाब से भी आपको खेलना है, ये नहीं कि आपने रट्टा मार रखा है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर जाता है। क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है, न्यूटन के 3 नियम होते हैं, जल्दी से आप लोग सुन लो। न्यूटन के 3 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है न ही यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में रहेगी तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि वह गति अवस्था में रहेगी तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाते हैं। ये पेन है, मान लेते हैं ये बोर्ड है यहाँ पर, ये कब तक यहाँ पर रहेगा, जब तक कोई इस पर बाहर से बल नहीं लगाएगा ना, इसको निकालेगा नहीं, तब तक ऐसे ही रहेगा। मान लेते हैं हमारी गाड़ी है, गाड़ी कब तक चलेगी, जब तक हम उस पर ब्रेक न लगाएं बाहर से, ये तो होगा। तो पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, यदि वो गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी। कब तक, जब तक कोई बाहर से उस पर बल ना लगाया जाता हो। ठीक हो गया पहला नियम। दूसरा नियम होता है F बराबर ma। क्वेश्चन कहेगा बल की परिभाषा किस नियम से निकलती है, दूसरे नियम से, F बराबर ma। तीसरा नियम होता है एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। यदि हम किसी भी चीज पर क्रिया करेंगे तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया भी होनी है। यदि तुम सही काम करोगे तो गलत काम अपने आप हो जाएगा, यदि तुम गलत काम करोगे तो कुछ ना कुछ उसमें सही भी हो जाएगा। ये नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन फोर्स। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका आंसर है संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से जो रॉकेट है वो उस सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ऑप्शन मैंने बता दिया, अगर तीसरा होता तो तीसरे से भी हम चल सकते थे। क्यों, क्योंकि पहले जब रॉकेट चलता है ना, पहले नीचे की ओर वो आता है हल्का सा, फिर ऊपर की ओर जाता है। मतलब उसने पहले नीचे की ओर एक्शन किया और उसका रिएक्शन कहाँ हुआ, ऊपर की ओर हुआ। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब बच्चे कहेंगे ये टफ थे, बच्चे कहेंगे ये टफ थे। मतलब मैंने आपसे बोला है कि हमेशा मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। फॉर्मूले याद हैं तो आप फिजिक्स में सारे क्वेश्चन कराएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग। अब संवेग क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम एंड वेलोसिटी। अब फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, P बराबर mv। अरे यही तो होता है P बराबर mv, ठीक हो गया। क्या पूछ रहा है, संवेग और वेग के अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो, बट्टे में। संवेग होता है P अपॉन क्या बोल रहा है, वेलोसिटी, वेग। संवेग और वेग के अनुपात मतलब अपॉन में आएगा v, वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी, P अपॉन v। तो यहाँ क्या बचेगा, अरे यहाँ क्या बचेगा, अरे यहाँ यदि P अपॉन v कर दूं तो यहाँ क्या बचेगा, m ही तो बचेगा। ये क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि संवेग और वेग का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको हम उससे कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, m राशि प्राप्त की जाती है। m क्या है, क्या m त्वरण होता है, गलत। क्या m वेग होता है, गलत। क्या m कोणीय वेग होता है, गलत। क्या m द्रव्यमान होता है, बिल्कुल सही। m जो होता है मास है, ये इसका आंसर है, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। अब थोड़ी हमें स्पीड बढ़ानी होगी, टाइम काफ़ी हो गया है, ठीक है। और मात्र अभी हमारे कुछ क्वेश्चन रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आए हुए हैं, बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, तो इनको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ में मैंने आपको बताया था ना कि ऐसी चीज यदि हम उसे खींचें और बल छोड़ें तो वो अपने स्थान पर आ जाता है। गीली मिट्टी भी ऐसी होती है, प्लास्टिक भी ऐसी है, रबड़ भी ऐसी है, स्टील भी ऐसी है स्टील ऐसा। लेकिन 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 सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, ये ऑप्शन में खेल गया भाई। Which of the following is most elastic?
कौन सा है? सब लोग इसका आंसर रबड़ लगाते हैं, याद रख लेना। सबसे ज़्यादा इलास्टिक है स्टील है। कौन सा? स्टील। सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रत्यास्थ होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? इलास्टिक जो होता है स्टील होता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। और नोट करें इसको, सबसे अधिक प्रत्यास्थ इक्वल टू स्टील लिख लें, मोस्ट इलास्टिक इक्वल टू स्टील लिख लें। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो पहले इससे पहले हमने क्लास ली थी साइंस की, उस पर आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। प्रकाश वर्ष किसका है? स्पीड ऑफ लाइट। बच्चे इस पे लगाते हैं। देखिए लाइट ईयर, लाइट ईयर किसकी यूनिट है? बच्चे इस पे लगाते हैं स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट दिख रहा है ना, ऐसा नहीं होता है। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है, वो डिस्टेंस का मात्रक है। किसका मात्रक है? डिस्टेंस का, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करें, और आपने नोट करा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारसेक इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के ला रहा हूं मैं। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बुक मिले उसे उठा के ले रहा हूं, प्रीवियस ईयर है पूरा। जिसने देख दिया ना, जिसने सारी क्लासें पढ़ दी, जब से भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिर जीएस हो, चाहे वो जीके हो, लाऊंगा सारी क्लास। और लास्ट में ना क्या करने वाला हूं, अभी तो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, 4 टॉपिक मैथ के कंप्लीट कर दिए हैं। 4 टॉपिक में से 4 क्वेश्चन पक्का 100% मिलने वाले हैं। अब मैं कल से ऐसे टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जो हर एक पेपर में पूछा जाता है। देख लेना, परसेंटेज 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन, वर्क टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड टाइम 2 क्वेश्चन आने हैं। और उसके बाद पता है क्या करूंगा? जब सब आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपका ऐसा रिवीजन कराऊंगा ना, आप कहोगे सर इससे पहले ऐसे किसी ने नहीं पढ़ाया था। गारंटी है, लिया है तो लिया है, ठीक है। बस देखते रहो, पढ़ते रहो। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, ये आपको पता है। डिस्टेंस का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। तो पास्कल किसका मात्रक है? क्वेश्चन ये है, पास्कल किसका मात्रक है? लिखो, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक पास्कल है, ठीक है। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें इसको, और नोट कर लिया होगा आपने। यंग प्रत्यास्थता का मात्रक है। पहली क्लास में जिसने पढ़ा था, जिसने भी पहली क्लास में पढ़ा होगा उसका ये क्वेश्चन सही होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसका आंसर गलत होगा। यंग प्रत्यास्थता का ऐसा यूनिट न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, ठीक है। डाइन बटे सेंटीमीटर किसका है? ठीक है। मीटर स्क्वायर बटे सेकंड किसका है? मीटर स्क्वायर बटे सेकंड तो किसी का फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक हो गया। न्यूटन बटे मीटर किसका है? ठीक है, अभी मैंने बताया था T बराबर F अपॉन एल, F बराबर न्यूटन होता है और ये मीटर होता है, ठीक है। मतलब ये क्या है? पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक हो गया। डाइन बटे सेंटीमीटर किसका होता है? ठीक है। डाइन किसका मात्रक है? अरे डाइन किसका मात्रक है बताओ? आपने सारे नोट कर लिए होंगे ये, ठीक है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में नोट करें। अभी मैंने बताया था दबाव की इकाई है, अभी मैंने बताया था पास्कल किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। डाइन किसका है? न्यूटन किसका है? बल का मात्रक है, एफ का। और जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? जूल कार्य का मात्रक क्या है? जूल है, ठीक हो गया। अच्छा, डाइन किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक डाइन है। बताओ वर्क का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। लेकिन हमसे तो दबाव का पूछा है, दबाव मतलब प्रेशर का पूछा है। प्रेशर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें से कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। अभी मैंने आपको ये बताया था, इसका ये आंसर है, ठीक है। जल्दी से इसको आप नोट करें, जल्दी से आप लोग इसको क्या करें? नोट करें, ठीक है। अच्छा, पास्कल, पारसेक, ओ हो है ना, पास्कल है। ये मैंने क्या लिख दिया? पारसेक पढ़ा मैंने, लेकिन पास्कल लिखा हुआ है। ये सही है, यही आंसर सही है इसका, ये वाला आंसर सही है, पास्कल। यही तो पास्कल लिखा है, देखो पास्कल तो लिखा है, ये पास्कल तो लिखा है, मैंने पास्कल पढ़ दिया था, ठीक है, पारसेक पढ़ दिया था। तो इसका आंसर नंबर ए सही है। देखो डेसिबल की इकाई क्या है? जो डेसिबल होता है
वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है? डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। डेसिबल, यूनिट ऑफ डेसिबल, किसकी यूनिट है डेसिबल? ये है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ये नोट करने वाली चीज़ है। इस पर क्या मैं आपको बताऊं, ये नोट करने वाली चीज़ें हैं, नोट करने वाली चीज़ें हैं, तो आप जल्दी जल्दी इसको नोट करें और आगे की ओर बढ़ते हैं। जहां पर समझाने वाला क्वेश्चन होगा वहां पर मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, क्या कह रहा है? डेसिबल, अच्छा ये तो हो गया था हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? बताओ, आप लोग को बताना है। जो सदिश है वो कौन सा ऐसा मात्रक है जो इसमें से क्या है? सदिश है। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो सदिश मात्राएं होती हैं वो क्या होती हैं। बताओ, सदिश, सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? सदिश राशियाँ क्या होती हैं? ठीक है, ऐसी राशियाँ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उसे हम वेक्टर राशि कहते हैं। और अदिश किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है, उसका दामाद स्पीड से आता है, करंट लगाकर भागता है या भाग जाता है, उस पर सारी ट्रिक बता दी थी। क्या ऊर्जा एक सदिश राशि है? नहीं, अदिश है। दबाव क्या सदिश है? नहीं है। क्या गति सदिश है? नहीं है। क्या वर्क सदिश है? नहीं है। तो यही ऑप्शन था ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? कोई भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। मैंने बताया था उसका दामाद स्पीड से आता है। ठीक है, स्पीड से आता है। आप देखो, ऊ से ऊर्जा अदिश राशि है, 100 से समय, क से कार्य, दो से दाब प्रेशर, ठीक है, मौ से मास, ठीक हो गया, स्पीड से स्पीड। अब देख लो इसमें आ गया ये। क्या ऊर्जा है? नहीं है, ऊर्जा नहीं है। क्या कार्य है? नहीं है। क्या दाब है? नहीं है। क्या स्पीड है? नहीं है। तो कोई भी आंसर है ही नहीं। सिंपल से मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, उसका दामाद स्पीड से आता है और करंट लगाकर भाग जाता है। ठीक है, अब हम हैं लास्ट पड़ाव की ओर। और जो भी स्टूडेंट शुरू से लास्ट तक जुड़ा हुआ था उसको बहुत कुछ समझ में आया होगा, उसने बहुत कुछ आज गेन किया होगा, नॉलेज गेन की होगी। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई बताओ? मैंने आपको बताया था यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। उस नियम को हम क्या कहते हैं? उस नियम को हम कहते हैं संवेग का नियम। बिल्कुल भी नहीं। क्या उसे हम कहते हैं ऊर्जा का नियम? नहीं। क्या उसे कहते हैं क्षणों का नियम? नहीं। क्या उसे कहते हैं जड़त्व का नियम? बिल्कुल सही है। न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जिसने भी ऑफलाइन पढ़ा है सबको ये पता होगा, और जिसको नहीं पता था उसे अब ये याद हो जाना चाहिए कि न्यूटन के पहले नियम को, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। आप लोग इतने देर बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे धन्यवाद तो आपको मुझसे कहना चाहिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था F बराबर ma, F बराबर ma। तो ये कौन सा नियम होता है? न्यूटन का दूसरा नियम होता है, सेकेंड लॉ। देखिए, विच न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन गिव द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। किसका एक्सप्रेशन देता है? फोर्स का कौन देता है? दूसरा नियम F बराबर ma होता है। जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। और जो आज की हमारी ये मैराथन थी काफ़ी अच्छी रही है, आप लोगों की भी काफ़ी अच्छी ये मैराथन रही होगी। ये है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और आप लोग बने रहना। आपसे कुछ बातें करनी है, आपसे कुछ कहना है, तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। डैश की वजह से क्रीम विभाजन में वसा को दूध से अलग किया जा सकता है, ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, अब तो आपको आ जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको क्या कर रखा है? बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि किसकी वजह से क्रीम विभाजन से जो वसा को दूध से अलग किया जाता है। फैट कैन बी सेपरेट फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से किया जाता है? क्या गुरुत्वाकर्षण की वजह से? नहीं। क्या ससंजक बल की वजह से? नहीं। क्या कोहेसिव फोर्स की वजह से? नहीं। 2 ऑप्शन हैं, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। किसके कारण? जो वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय? दोनों नाम एक ही लगते हैं,
अपकेंद्री से। किससे? अपकेंद्री से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होता है, जो क्रीम होती है, जो हमारा फैट होता है, वो ऊपर की ओर आ जाता है। ठीक है। और अभिकेंद्री बल अलग था, मैंने आपको बताया था। सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, या फिर जो भी गाड़ी का ड्राइवर होता है मोड़ों के सामने ओर झुका लेता है। ऐसा क्यों होता है? अभिकेंद्री बल को प्राप्त करने के लिए ऐसा होता है। और ये क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए, आपने पढ़ाई करी, अच्छे से करी, पूरा 1 से 1.5 घंटे आप लोगों ने अच्छी मेहनत करी और नोट भी आपने बनाए, नोट्स बनाए, अच्छे से पढ़ा। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनका पढ़ने में मन थोड़ा नहीं लगता है। ठीक है। मैं आपसे एक बात, यही हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा तो कोई और बच्चा उस समय पढ़ रहा है। आप ये सोचो, आप अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, आप सिंपल सी चीज़ सोचो कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई और पढ़ रहा होगा। मान लेते हैं एक ही वर्दी है, मान लेते हैं एक सीट बची है, आपकी और उस बंदे की लड़ाई हो रही है, आपकी और 10 बंदों की लड़ाई हो रही है उस वर्दी के लिए, एक वर्दी के लिए 10 बच्चों की लड़ाई हो रही है। तो आप सोचो, जब आपको नींद आ रही है ना, जब आप सोने के लिए आपको नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो आप पता है क्या सोचो, उन 10 बच्चों में से कोई तो पढ़ रहा होगा, कोई 5 बच्चे पढ़ रहे होंगे, कोई 6 बच्चे पढ़ रहे होंगे, और यदि मैं नहीं पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है वो हमसे आगे निकल जाएंगे। अरे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अगर तुम नहीं पढ़ोगे, अगर कोई और पढ़ रहा है तो वो तुमसे आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे बिल्कुल निकलेगा, सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा पढ़ेगा वही निकलेगा। तो यही सोच सोच के मात्र 1 महीना भी नहीं बचा है, बस पढ़ो पढ़ो और पढ़ते रहो। 1 महीना अगर पढ़ लिया, खून पसीना सब बहा दिया, अगर 1 महीना अगर शानदार तरीके से पढ़ लिया तो सफलता दूर नहीं, आराम से वर्दी मिलेगी। 1 महीने बाद कॉपी भी मत खोलना, चाहिए तुम्हारी मर्जी है, पहले पेपर निकाल लो, 1 महीने बाद कॉपी मत खोलना, कोई नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, पेपर निकल जाए ना, कोई कुछ कहेगा ही नहीं कि कॉपी खोलो, ये करो वो करो। हाँ, अगर तुमने इतनी पढ़ाई करी है और पेपर नहीं निकला बाई चांस, तो पता है सब लोग क्या कहने वाले हैं? कहने वाले हैं ये तो मौज मस्ती में रहता था, पढ़ता तो था ही नहीं, घूमते रहता था दोस्तों के साथ। और अगर कोई ऐसा भी होता है वो घूमते रहता है, वो रात को पढ़ता है, दिन भर घूमता है और रात को पढ़ता है, और फिर वो पेपर निकाल ले जाता है, फिर पता है उससे क्या कहते हैं? बहुत पढ़ता था ये। जो पढ़ता ही नहीं था उससे कहते हैं बहुत पढ़ता था, इसने पेपर निकाल रखा है। और जो बेचारा दिन रात पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, उसका पेपर बाई चांस नहीं निकलता है, तो कहते हैं पढ़ता ही नहीं था, घूमते रहता था दोस्तों के साथ। तो हर किसी चीज़ के लिए एक सही डायरेक्शन होती है, हर एक चीज़ डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन में चीज़ों को किया जाता है। ये नहीं कि आप दिन 24 घंटे पढ़ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्शन से पढ़ो, सही दिशा में पढ़ो। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, विश्वास करके, विश्वास करना, बहुत सही चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, यही चीज़ पेपरों में पूछी जाती है और यही बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। तभी मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाता हूँ। और मैथ का जो डर था ना, अब डरना तो है ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट कर दिया है, 4 टॉपिक पूरे भी हो गए हैं। ठीक है, रेगुलर मैं आपको ये कराते रहूँगा। अब नया टॉपिक कौन सा कराना है आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, उसी हिसाब से मैं आगे को बढ़ूँगा। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन धन तन से पढ़िए, और अपना जो पढ़ाई में मन है उसे एकाग्र कीजिए। ठीक है, कहीं भटकना नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।